नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस में आप सबका स्वागत है। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर पहला टॉपिक पढ़ा था, वो था बैंकिंग हिस्ट्री। बैंकिंग हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, मैं छोटा सा रिकैप दूंगा उस चीज का, फिर आगे हम बैंकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंडिया में मॉडर्न डे बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिशर्स के आने के साथ हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि बैंकिंग ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, नहीं, इंडिया में हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम होता था, मनी लेंडर वगैरह उसकी कुछ एग्जांपल है, लेकिन हम मॉडर्न डे बैंकिंग की यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मॉडर्न डे बैंकिंग की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट कमर्शियल बैंक जो इंडिया में बनी थी वो हिंदुस्तान बैंक थी। हिंदुस्तान बैंक थी जिसकी शुरुआत 1770 में की गई थी। फिर हमने इसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर को ग्रो होते हुए देखा। इसी कड़ी में हमने देखा था कि एक इंपॉर्टेंट बैंक इंडिया में बनी थी, वो थी इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की शुरुआत हुई थी 1921 में। इंपीरियल बैंक जो बनी थी वो तीन उस समय की बड़ी बैंकों को मर्ज करके बनाई गई थी। वो तीन प्रेसिडेंसी बैंक, उसमें से एक थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल बनी थी आपकी 1809 में। एक्चुअली इसकी शुरुआत 1806 में हुई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से 1809 में बैंक ऑफ बंगाल नामकरण हो गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे बनी थी आपकी 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास बनी थी 1843 में। इन तीन बैंकों को मर्ज करने के बाद इंपीरियल बैंक की शुरुआत की गई थी 1921 में। यही इंपीरियल बैंक 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह स्टैब्लिश कर दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और उसका नामकरण करके, नाम बदल के क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग हिस्ट्री के चैप्टर में हमने और एक चीज पढ़ी थी कि इंडिया में आरबीआई की भी शुरुआत हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो आरबीआई की शुरुआत हुई थी वो 1935 में हुई थी। 1934 का आरबीआई का एक्ट है। तो 1935 में आरबीआई की शुरुआत हुई। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है इंडिया की, मतलब वो रेगुलेटर की तरह काम करती है, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो उस सेंट्रल बैंक को स्टेब्लिश किया गया था 1935 में। उसी की मदद से इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने का काम किया गया। उसके और भी सारे फंक्शन है जो हम आगे आने वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे। फिर हमने देखा था कि इसी आरबीआई का 1949 में, 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके लिए आरबीआई एक्ट 1948 भी बनाया गया था। अकॉर्डिंगली 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी 1949 में एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के चलते आरबीआई को वो तमाम ताकतें दी गई, वो सारी पावर्स दी गई जिसकी मदद से आरबीआई इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर सके, उसके लिए नियम लगा सके और बैंकिंग सिस्टम को एक मजबूत अवस्था में मेंटेन कर सके। तो इस तरीके से हमने देखा था कि आरबीआई की भी शुरुआत हुई थी। ये इंडिपेंडेंस के पहले था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में सिनेरियो बदलना स्टार्ट हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट बैंक थी, लेकिन वो प्राइवेट बैंक्स गरीबों को पैसा देने के लिए आगे नहीं आ रही थी, क्योंकि बैंक प्रॉफिट मोटिव से काम करती है और गरीबों से उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता था, इसलिए वो अमीरों को ही, मतलब कैपिटलिस्ट लोगों को ही ज्यादातर पैसा वो देते हुए दिखाई दे रही थी। ये नेक्सस था। सेकेंडली, सरकार को अपनी स्कीमों को इंप्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय में। फॉर दैट सरकार ने, मतलब इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में हम देखते हैं कि नेशनलाइजेशन कर दिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इसकी शुरुआत कर दी। वैसे इंडिया में पहली बार नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। आरबीआई जो एक शुरुआती समय में प्राइवेट सेक्टर की एक शेयर, प्राइवेट शेयर होल्डर की बैंक थी, वही बैंक 1949 में नेशनलाइज की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक थी, उसको भी नेशनलाइज किया गया। करेक्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बल्क में, मतलब 1969 में 14 बड़ी बैंकों का, ऐसी कोई भी बैंक जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है, ऐसी बैंकों को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करना मतलब क्या होता है
कि जब प्राइवेट एंटिटी टू द गवर्नमेंट एंटिटी ओनरशिप ट्रांसफर हो देना, जब किसी भी प्राइवेट एंटिटी को सरकार टेक ओवर कर लेगी तब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था, इसके लिए कानून भी बना था 1970 में। ठीक है, इस तरीके से नेशनलाइजेशन किया गया, लेकिन नेशनलाइजेशन यहीं पे खत्म नहीं होता है। 1980 में और एक बार नेशनलाइजेशन किया गया और इस बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऐसी बड़ी बैंक्स जिनमें टोटल डिपॉजिट साइज 200 करोड़ से ज्यादा थी, ऐसे बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1969 में 14 और 1980 में 6, कुल मिला के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और अगर इसमें एसबीआई भी मिला दे तो 21 हो जाएगी। तो उस समय में इतनी नेशनलाइज बैंक काम कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा नेशनलाइज बैंक वहां पे ज्यादा हमको दिख रही थी। 1991 तक ये सिनेरियो चलता रहा। 1991 के बाद सिचुएशन बदलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इंडिया में एक क्राइसिस आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसलिए हम देखते हैं कि 1991 के बाद इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। ठीक है, क्योंकि 1991 के बाद इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर दिया गया और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया आफ्टर 1991। उसको लिबरलाइजेशन फेज कहते हैं हम। इस फेज के अंदर हमने फॉरेन सेक्टर की बैंक्स को इंडिया में आने की परमिशन दी, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स को इंडिया में डेवलप होने की परमिशन दी। करेक्ट, इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में बदलाव हो रहे थे। ठीक है, इन बदलाव की शुरुआत कहां से हुई थी? इन बदलाव की शुरुआत हुई थी एक कमिटी से जिसका नाम है एम नरसिम्हन कमेटी। एम नरसिम्हन कमेटी, ये एम नरसिम्हन कमेटी बनी थी 1991 में और दूसरी बार बनी थी 1997 में। दोनों बार बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने के ऑब्जेक्टिव से ही नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया था और दोनों बार इसने अलग अलग रिकमेंडेशन देके बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नरसिम्हन कमेटी आने के बाद इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में बदलाव लाए गए, बैंकिंग सेक्टर में बैंकों को ज्यादा पावर्स मिल गई। बैंकिंग सेक्टर के अंदर सरकारी के अलावा फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, इसका भी सेक्टर ग्रो होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1991 के बाद आज तक बैंकिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है और सरकार से ज्यादा उनको लिबर्टी मिल रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में गाइस हम लोगों ने यही चीजों को पढ़ा था। आज हम बैंकिंग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस बैंकिंग स्ट्रक्चर? से गाइस इंडिया के अंदर जो है ना, मल्टीपल टाइप्स के बैंक्स मिलते हैं हमको, अलग अलग, सारी बैंक्स एक जैसी नहीं होती। ठीक है, कुछ बैंक्स ऐसी है जहां पे ओनरशिप सरकार की नहीं है, कुछ बैंक्स ऐसी है जहां पे ओनरशिप सरकार की है, कुछ बैंक्स ऐसी है जहां पे ओनरशिप किसी एक पर्सन की नहीं है तो ग्रुप ऑफ पीपल की है। कुछ बैंक्स इंडिया में प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है तो कुछ बैंक्स इंडिया में लोगों की, मतलब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए कुछ बैंक्स बनाई जाती, मतलब अलग अलग तरीके के बैंक्स है इंडिया में। इन सारे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक और बैंक बनी है, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम यही देखते कि इंडिया में बैंक है, उन सारे बैंक का मेन है। इस चैप्टर के अंदर हम उस हर टाइप के बैंक का इंट्रोडक्शन करेंगे कि वो कैसे कैसे बैंक है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होती है, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, ये सारी तरीके के बैंक्स क्या होती है, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक। तो ये सारी बैंक्स मिलकर इंडिया में क्या बनाते हैं, बैंकिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। उस सारे स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। अंडरस्टूड? सो सॉरी अबाउट द स्लाइड गाइस, थोड़ी सी ब्लर हो गई है। ठीक है, ओके। तो गाइस शुरू करने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बैंक, बैंक क्या होता है। ठीक है, ये से शुरुआत करते हैं, उस प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। पहले यहां से समझते हैं बैंक क्या है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं और हमको बैंक क्या है वही पता नहीं तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा इस चीज को। सो बैंक क्या है? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका काम क्या होता है? इसका बेसिकली काम होता है
लोगों को सर्विसेज देना। किस तरीके की सर्विसेज? फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन में देखेंगे तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है कि बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को लोन्स देती है और लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। लेकिन आजकल के बैंक्स बस लोन देना और डिपॉजिट लेने का काम नहीं करती ना, वो मर्चेंट बैंक भी करती है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी प्रोवाइड करती है, वो रिटेल बैंकिंग दे रही है, कमर्शियल बैंकिंग दी जा रही है, वहां पे डिजिटल बैंकिंग हो रही है, बहुत सारे वैरायटी क्रिएट हो गए आज के जमाने में। लेकिन ट्रेडिशनली बैंक वो संस्था थी जहां पे लोन दिए जाएंगे और लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस तरीके की संस्था मतलब क्या है? बैंक है। ठीक है। अब ये जो बैंक है ना, ये बैंक एक तरीके से ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट कमाती है। मतलब ज्यादातर बैंक्स इंडिया के अंदर जो ना प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनाई जाती है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो नॉन प्रॉफिट पर्पज से भी बनते हैं, वो सारे बैंक स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। धीरे धीरे हम सारी चीजों को देखते जाएंगे, लेकिन समझेंगे कि पर्पज क्या है, किसी भी बैंक का पर्पज क्या होता है, किसी भी बैंक का इंपॉर्टेंस क्या होता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। तो एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है। मोबिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को यूज में लाना। मोबिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को यूज में लाना। अगर बैंक है तो बैंक किस चीज को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे? फंड्स को, पैसे को, है ना। अब ये काम कैसे होता है कि बैंक्स कैसे काम करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, इंपॉर्टेंस सिखाता हूँ यहाँ से। कि मान लो कि एक सरकार है, गवर्नमेंट, तो सरकार क्या करती है? पैसा प्रिंट करती है, मनी प्रिंट करेगी। जब सरकार मनी को प्रिंट करेगी तो मान लो सरकार ने 1000 रुपए प्रिंट कर दिए। अब वो 1000 रुपए सरकार ने ए पर्सन को दे दिए। ए पर्सन सरकारी एम्प्लॉय है, तब हम कह सकते हैं कि ए पर्सन के पास 1000 रुपए है यहाँ पे, और ए पर्सन के पास जितना पैसा उतना ही हमारे एग्जाम्पल के अंदर इकोनॉमी के अंदर पैसा है। अब ए पर्सन ने अगर वो पैसा अपनी जेब में अपने घर के अंदर सेव करके रखा, तो यहाँ पे टोटल मनी सप्लाई कितना है मार्केट में? जितना ए पर्सन के पास है, जितनी कैश मार्केट में दी है सरकार ने, बराबर। लेकिन इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा क्या? मान लो मार्केट में बी पर्सन भी है, मान लो मार्केट में सी पर्सन भी है। ठीक है। तो 3 लोग हैं, लेकिन पैसा किसके पास है? बस ए के पास है। बी और सी बेरोजगार है, उनके पास पैसा नहीं है, कोई संपत्ति नहीं। ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो मार्केट में बस ए पर्सन के पास पैसा है। मानो ए पर्सन ने वही पैसा किसी एक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब हमारे इक्वेशन में बैंक भी आ गए। बैंक का इंपॉर्टेंस समझते हैं। अब ए पर्सन ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। जब ए पर्सन ने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक क्या करेगी? डिपॉजिट लेगी, उसके ऊपर ए पर्सन को कुछ इंटरेस्ट देना है वो देगी, और वही पैसा बी पर्सन को कर्जे पे दे देगी। थोड़ा सा आइडियल सिनेरियो में देखते हैं हम, प्रैक्टिकल नहीं, कल शुरुआत है ना, तो शुरुआती समय में हम आइडियली बात करते जाएंगे। तो बैंक ने 1000 रुपए डिपॉजिट लिया और मान लो बी पर्सन को पैसा लेंड किया, वो भी 1000 रुपए। जितना पैसा डिपॉजिट लिया उतना ही पैसा कर्जे पे दिया। बैंक के पास ज्यादा दूसरा पैसा है, बैंक के पास खुद की छपाई की मशीन नहीं होती है कि बैंक पैसा छापना स्टार्ट कर देगा। बैंक डिपॉजिट लेगा तभी कर्जा दे पाएगा। तो बैंक ने ए पर्सन से 1000 रुपए डिपॉजिट लिए और बी पर्सन को कर्जे पे दिए। अब थोड़ा सा इमेजिन करके चलते कि बी ने उससे बिजनेस किया। बी ने क्या कर लिया? बिजनेस। जब बी उससे बिजनेस कर रहा है तो हम मान के चलते कि बी ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस के ऊपर और 1000 रुपए कमाए। तो बी ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1000 रुपए कमाए, और जो भी पैसा कमाया बी ने वो अगेन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक के पास फिर से 1000 रुपए आए, बैंक ने वही पैसा सी को दे दिया, एंड थिंग्स गो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा। अगर मैं अपने एग्जांपल में बस 3 लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, 3 लोग हैं इतना कंसिडर करके चलूंगा, तब हमको यहाँ पे समझेगा कि सरकार ने 1000 रुपए प्रिंट किए थे। कितने? 1000 रुपए। लेकिन आज हमारी इकोनॉमी में कितने पैसे हैं? ए के पास जो 1000 रुपए वो, बी के पास जो 1000 रुपए वो, और सी के पास जो 1000 रुपए है वो। मतलब हमारी इकोनॉमी कुल 3000 रुपए की हो। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ इकोनॉमी। लेकिन सरकार ने कितना पैसा प्रिंट किया है? फिजिकली कैश बस 1000 रुपए का किया है। तो ये जो ऊपर का 2000 रुपया जो मार्केट में हमको दिख रहा है, बी और सी के पास जो 2000 रुपए है,
वो जो 2000 रुपए है वो बैंक ने बनाया हुआ पैसा, ये पैसा हवा में बना है, ये फिजिकली अवेलेबल नहीं है। ये पैसा कहां से बना है? हवा में बना है। अगर इस एग्जांपल में ये बैंक नहीं होती तो क्या बी और सी को पैसा मिलता? नहीं मिलता। क्या बी और सी इकोनॉमी में कोई योगदान दे पाते? नहीं दे पाते। आज बी और सी ने इकोनॉमी में अपना योगदान दिया है, दैट्स बिकॉज ऑफ बैंक। तो बैंक ने क्या किया है, ए से लोगों से पैसा लिया और कुछ दूसरे लोगों को पैसा कर्जे पे दे दिया। इसकी मदद से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ना स्टार्ट हो गई। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक। दैट इज हाउ बैंक इज मोबिलाइजिंग फंड्स इनटू द मार्केट। मतलब बैंक ने 1000 रुपए जो ए के पास पड़े थे उसको यूज किया, उसको बी को दिया, बी ने उस 1000 रुपए से बिजनेस किया और जो फिर पैसा कमाया वो फिर से बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने वही पैसा सी को दे दिया। इसी तरीके से बैंक क्या करती है, मनी को घुमाती रहती है इकोनॉमी के अंदर, मनी को घुमाती रहती है और इसकी मदद से इकोनॉमी ग्रो होती है। अगर बैंक नहीं होती तो हमारी इकोनॉमी साइज 1000 रुपए रहती, जो ये सरकार ने प्रिंट किया है ना, उतना ही हमारे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई रहता। लेकिन जब बैंक है तो बैंक की मदद से हमारी इकोनॉमी और 2000 रुपए से बढ़ गई, टोटल 3000 रुपए की हो गई ना। ये इंपॉर्टेंस है बैंक का। दैट्स हाउ बैंक फंक्शन इनटू द मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंस हमको समझना चाहिए। जब हमको ये इंपॉर्टेंस समझेगा तभी हम बैंक के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। किसी भी इकोनॉमी के अंदर बैंक को जो है ना बैकबोन माना जाता है किसी भी इकोनॉमी का। इसीलिए जब भी बैंक प्रॉब्लम में आती है ना तो सरकारें खुद आगे आती है बैंक को सिक्योर करने के लिए, बैंक को बचाने के लिए वहां पे। क्यों? क्योंकि अगर बैंक फेल हो जाएगी ना तो मार्केट में ये मनी सप्लाई नहीं बन पाएगा। ये जो 2000 रुपए का मनी सप्लाई बना है ना, ये नहीं बनेगा। अगर मार्केट में मनी सप्लाई नहीं बनेगा तो मार्केट की साइज, मतलब इकोनॉमी की साइज छोटी रह जाएगी ना। पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, लोगों की जरूरतें बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर बैंक काम नहीं करेगी तो इकोनॉमी की साइज बढ़ना रुक जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक। ठीक है, तो इसीलिए हमको बैंक को समझना जरूरी है। बैंकिंग अवेयरनेस के चैप्टर में हम बैंक से रिलेटेड अलग अलग फेनोमेनन को इसी तरीके से समझेंगे। सो गाइस, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक टू यू गाइस। तो अगर आपको कोई पूछे बैंक क्या है, सिंपल, बैंक ऐसी संस्था है जो लोगों से डिपॉजिट्स लेती है, लोगों से डिपॉजिट्स लेती है और लोगों को लोन देती है। ये प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन और भी आएंगे जो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। दिस इज आवर बैंक फंक्शन। ठीक है, तो ये पर्पज है। पर्पज क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट। क्रेडिट यानी कर्जा। अंडरस्टूड? इस तरीके से बैंक काम करती है। अब ये बैंक अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहां से। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो आज हम बात करते हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर की। ये जो बैंक्स है ना, ये बैंक्स प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, बहुत बार रिस्क को ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई भी बैंक है वो पैसा कैसे कमाती है, प्रॉफिट कैसे कमाती है, बैंक का प्रॉफिट कैसे होता है। अभी हमने बैंक को समझा था ना, अभी आपको मैं बैंक का प्रॉफिट समझाता हूं। बेसिकली बैंक जो ज्यादातर प्रॉफिट कमाती है अपना स्प्रेड से कमाती है। spread of the bank you can say is the profit of the bank. So what is spread? कि मान लो हमारी बैंक है, इस बैंक ने ए पर्सन से पैसे लिए 10 लाख रुपए एट 10%। ए पर्सन ने उसके बाद जो 10 लाख रुपए थे वो बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक ने बदले में ए पर्सन को कितना 10% का इंटरेस्ट रेट दिया। अब बैंक ने वही पैसा बी पर्सन को लोन पे दिया 10 लाख रुपए, सेम पैसा। ठीक है, और बी पर्सन से इंटरेस्ट लिया, वो कितना लिया, मान लो 15%। क्योंकि बैंक डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट देती है ना, लोन पे उससे ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव करती है। क्यों? क्योंकि यही से बैंक का प्रॉफिट निकलेगा ना। बैंक 10% पे 10 लाख रुपए लेगी और उसी 10 लाख रुपए को 15% पे बी पर्सन को देगी, तो बीच में
15% माइनस 10 कितना हुआ आपका 5%। ये बैंक का प्रॉफिट है ना। 5% जो है 10 लाख रुपए के ऊपर बैंक ने कमाए हैं, ये जो 5% है यही होता है बैंक का स्प्रेड। ठीक है, तो स्प्रेड इज व्हाट, इट्स इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बिटवीन बैंक प्रोवाइडिंग लोन टू द पीपल एंड बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। बैंक जो भी लोन देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है माइनस बैंक जो डिपॉजिट लेती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है। तो ये दोनों इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस क्या होता है, बैंक का स्प्रेड। यहां से बैंक क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। कभी कभी बैंक क्या करती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए रिस्क ज्यादा उठाती है। मतलब ये जो B% है ना, ये रिस्की हो सकता है, शायद से शेयर मार्केट हो सकता है। बैंक के पास जो भी पैसा आया बैंक ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। आप सब लोगों को शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट एक कैपिटल मार्केट का हिस्सा है जहां पे लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब शेयर मार्केट के अंदर रिस्क ज्यादा होता है ना, तो जब रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। मान लो 20% 15% पे बैंक से कर्जा ले रहा है, लेकिन शेयर मार्केट से अगर 20% प्रॉफिट हो रहा होगा तो बैंक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी ना। मतलब बैंक अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कभी कभी रिस्क ज्यादा उठा देती, ये मेरा कहना है यहाँ पे। सो इसके चलते बैंकिंग सेक्टर में वीकनेसेस जनरेट हो जाएंगी ना, बैंकिंग सेक्टर तो कमजोर हो जाएगा अगर हर कोई ऐसे करता रहा तो, अपने प्रॉफिट के लिए रिस्क को ज्यादा उठाते रहा तो। इसीलिए इस बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके और भी कारण है, बट दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि बैंक को रेगुलेट क्यों किया जाए, क्योंकि बैंक कभी कभी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, आउट ऑफ लाइन चली जाएगी। फॉर दैट बैंक को रेगुलेट करना पड़ेगा, और उस रेगुलेशन का काम किसका होता है, किसी भी देश में सेंट्रल बैंक का काम होता है। सेंट्रल बैंक, माइंड यू इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम की भी एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल बैंक एज अ कॉन्सेप्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक एज एन कॉन्सेप्ट। तो हमारे इस बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर मैं वो सारे बैंक्स के बारे में बात करूंगा जो इंडिया के अंदर अभी के लिए एग्जिस्टिंग है। जैसे इसके अंदर पहला टॉप में जो है, इस ट्री के अंदर टॉप में जो है वो है RBI, मतलब सेंट्रल बैंक, इंडिया की सेंट्रल बैंक। ये जो सेंट्रल बैंक है ना, ये हर कंट्री में मौजूद होती है, एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। अगर मैं अमेरिका की बात करूंगा तो वहां पे मिलेगी आपको फेडरल बैंक। अगर मैं यूके की बात करूंगा वहां पे आपको मिलेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसी तरीके से इंडिया में क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है, ये सारे बैंकों को रेगुलेट करती है। अब रेगुलेट करने का मीनिंग क्या है, नियम बनाना। ठीक है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पहले स्ट्रक्चर क्या है वो समझ। तो जो RBI है ना, RBI के अंडर बैंकों को दो तरीके से डिवाइडेड किया है, पहला शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंकों को फिर से डिवाइड किया, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। ये जो कमर्शियल बैंक है ये अगेन डिवाइडेड है पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, फॉरेन सेक्टर बैंक में एंड RRBs में, रीजनल रूरल बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर की बैंक अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन है, ठीक है। नेशनलाइज बैंक जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, नेशनलाइज बैंक्स इंडिया में कुल मिला के 12 नेशनलाइज बैंक है। एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक वो होती है जो भारत सरकार खुद बनाएगी। नेशनलाइज बैंक को भारत सरकार ने खुद बनाया क्या, नहीं, प्राइवेट बैंकों को भारत सरकार ने नेशनलाइज किया पैसा देके। उसी तरीके से नहीं सॉरी, पब्लिक सेक्टर, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक उस तरीके से नहीं बनती है। अदर पब्लिक सेक्टर की बैंक जो है ना वो भारत सरकार खुद बनाएगी। जैसे एक बैंक बनाई थी भारतीय महिला बैंक, BMB, वो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि वो पहले मौजूद नहीं थी ना, भारत सरकार ने खुद पैसा लगाया और उसको बनाया है। अगर मैं कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करूंगा तो वहां पे हमको 3 तरीके के कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक दिखेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक एंड अदर कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक। इस 3 तरीके से, इन 3 तरीके से, ये जो तीनों के तीनों तरीके ये रूरल बैंकिंग में आते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में आते हैं। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन
कोऑपरेटिव बैंक में और एक आता है, उसको आप कहोगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे नहीं लिखा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जब मैं कोऑपरेटिव का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये दोनों चीजें आपको ढंग से वहां पे दिखाई देगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो इस स्लाइड के अंदर आपको बस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको कितने तरीके के बैंक्स को समझना है इंडिया के अंदर, कौन सी बैंक है। इनमें से सारे बैंक्स एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से अलग अलग है। हम इन सारे बैंकों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते जाए धीरे धीरे कर, ठीक है। ठीक है, तो हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉप में सबसे ऊपर जो बैंक थी वो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक। ये क्या है, एक सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 से बनी है। 1934 का आरबीआई एक्ट था, उस कानून से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट की गई है। और वो स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1935 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट कर दी गई। जब आरबीआई स्टैब्लिश की गई उसके पहले इंडिया में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं थी। एक इंपीरियल बैंक थी जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी, वो सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रही थी। दैट मींस इट इज अ वर्चुअल सेंट्रल बैंक बट नॉट डेजिग्नेटेड सेंट्रल बैंक। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक की शुरुआत हुई। सेंट्रल बैंक जब इंडिया में बनी 1935 में, तब उसका हेडक्वार्टर कहां पे था, कलकत्ता में, बंगाल के अंदर कलकत्ता में था। लेकिन बाद में मतलब 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे आया, मुंबई। आज भी कहां पे है, मुंबई, ठीक है। तो ये सारा हम देख रहे थे। सेंट्रल बैंक की शुरुआत क्यों की गई थी, डेवलपमेंटल और प्रमोशनल फंक्शन के आधार पर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। बात हम देख रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर जो है ना, वो शुरुआती समय में एक प्राइवेट स्टेक होल्डर बैंक थी। मतलब उसके अंदर 5 करोड़ का कैपिटल लगाया गया था। वो 5 करोड़ रुपए कहां से आया था, शेयर होल्डिंग, प्राइवेट शेयर होल्डिंग से आया था उस समय में। इस तरीके की बैंक थी। लेकिन 1991 में 1 जनवरी 1991 को इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर उसको एक गवर्नमेंट एंटिटी के अंदर स्टैब्लिश किया गया। जितने भी प्राइवेट शेयर होल्डर थे सबको उनका पैसा वापस किया गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया के अलावा और भी दूसरे कंट्रीज को सेंट्रल बैंक का काम, सेंट्रल बैंक की सर्विसेज दी। जैसे एक था पाकिस्तान और दूसरा था म्यांमार। तो इंडिया, पाकिस्तान और म्यांमार, इन 3 देशों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक का काम कर रही थी उस समय में, ठीक है। तो इट हैज गिवन वाइड पावर्स टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल बैंकिंग स्ट्रक्चर। जो आज हम पढ़ रहे हैं, सुपरवाइज एंड कंट्रोल बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग स्ट्रक्चर को सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना, ये उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट ऑक्युपाइज द pivotal position in the monetary and banking structure of the country। ठीक है, ये ब्ला 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 बाकी चीजें लिखी है। जो इंपॉर्टेंट बात है यही है कि इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक्स है ना, उन सारे बैंकों के ऊपर आरबीआई आती है। अगर बैंकों को कोई प्रॉब्लम है तो वो किसकी तरफ जाएंगे, आरबीआई की तरफ जाएंगे। बैंकों को लिक्विडिटी की जरूरत है, मतलब कैश पैसे की जरूरत है, तो वो कहां से कर्जा लेंगे, वो आरबीआई से। बैंकर्स बैंक, बैंकों को अगर कहीं पे डिपॉजिट करना है तो वो कहां पे कर सकते हैं, वो आरबीआई में कर सकते हैं। मतलब कर्जा लेने के लिए आरबीआई, डिपॉजिट लेने के लिए आरबीआई, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आरबीआई। इस तरीके से हम आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक कहते हैं। इसके अलावा आरबीआई का और एक काम क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, किसी भी देश में एक जो खतरा होता है वो होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो किसी भी देश में इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा खतरा होता है। तो इन्फ्लेशन को काबू में रखना किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो पड़ोसी देश है आज, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, आप उन कंट्रीज का एग्जांपल देख सकते हो। आज लाइव एग्जांपल है वो कि उन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन ने कितना हाहाकार मचा के रखा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट है।
दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने यह तक कह दिया है कि पाकिस्तान श्रीलंका की हालत जितनी बुरी है उसके पीछे उनकी सेंट्रल बैंक का फेलियर रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है। उसी समय में, जिस समय में ये सेंट्रल बैंक फेल हो रही थी, इंडिया की सेंट्रल बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इनफैक्ट हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास अभी के, उनको तो इंटरनेशनल फोरम पे अवार्ड्स तक मिले हैं एज अ बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर की तरह। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया, जिसकी मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके की पॉलिसी आरबीआई द्वारा चलाई जाएगी, वो पॉलिसी कहलाएगी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, ये पॉलिसी कौन कैसे बनाता है, ये सारी चीजें हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ढंग से पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पूरा एक चैप्टर डेडिकेट करेंगे। अभी बस इतना समझते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये उसका काम है। ठीक है, इट हैव मोनोपोली पावर ऑफ इशूइंग नोट्स। आपकी जेब में जो भी नोट होगी ना, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, वो सारे नोट्स कौन बनाता है? आरबीआई। किसी भी नोट के ऊपर आप देख लो, वहां पे लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर, और नीचे एक प्रॉमिस किया होगा कि मैं धारक को 100 पैसा देने का वादा करता हूं, और नीचे आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर होती। क्यों? क्योंकि वो जो करेंसी है आपके हाथ में, वो जो नोट है ना, वो आरबीआई द्वारा छापी जाती है। तो वो मोनोपोली किसकी है? आरबीआई की। इंडिया में आरबीआई के अलावा दूसरी कोई भी संस्था पैसा नहीं छाप सकती, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि जितनी भी करेंसी छापी जाएगी, उन सारी करेंसीज में 1 रुपए की नोट अगर आप छोड़ दोगे, 1 रुपीज नोट, इसके अलावा सारी नोट आरबीआई छापेगी, 1 रुपए की नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापेगा। इस तरीके से हम देखेंगे आगे जाके, इन चीजों को और इलेबोरेट तरीके से पढ़ें। तो दिस इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर अपेक्स इंस्टीट्यूशन, इसी का काम है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। इसी आरबीआई के अंदर हम देखते हैं कि अगेन बैंकों को डिवाइड किया गया। इनिशियल चार्ट में मैंने समझाया था कि शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इस तरीके से डिवीजन किया गया। इसके अंदर तीसरा भी है, दैट इज डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंटल बैंक्स। ठीक है, ये तीनों चीजें बताऊंगा। व्हाट इज शेड्यूल्ड बैंक, इसको समझते हैं। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो आरबीआई 1934 के सेकंड शेड्यूल में पाई जाएगी। नाउ व्हाट इज दिस? ठीक है, शेड्यूल मतलब इट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन लॉ। इन लॉ कोई भी है तो उसके अंदर अलग अलग प्रावधान होते हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर प्रावधान में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो और जो इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, वो शेड्यूल के जरिए से प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा आर्टिकल नंबर पहला है जो कहता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी। उसके अंदर हमारे देश के अंदर कितने राज्य है, कौन से यूनियन टेरिटरी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उसमें बस इतना बोला गया है कि इंडिया जो है वो राज्य, यूनियन टेरिटरी, इनको मिला के बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये राज्य कौन से है, वो कितने हैं, इसके लिए हमारे संविधान में शेड्यूल फर्स्ट मिलेगा, शेड्यूल फर्स्ट। इसी तरीके से आरबीआई एक्ट 1934 में एक शेड्यूल सेकंड आएगा। व्हाट इज दिस सेकंड शेड्यूल? इसके अंदर हम देखेंगे कि बैंकों के नाम है। ठीक है, तो जिस भी बैंक का नाम आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में पाया जाएगा, उस बैंक को आप क्या कहोगे? शेड्यूल्ड बैंक। सिंपल। ऐसी कोई भी बैंक जिसका नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में पाया जाएगा, वो क्या है? शेड्यूल्ड बैंक। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है, कौन सी है? ऐसी कोई भी बैंक जिसका नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं आएगा, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब दोनों में अंतर ही क्या आएगा? शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्यों ही कहना है? से शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है ना, वो अधिकारों का बंटवारा भी कर देगी। मतलब अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक है ना, वो आरबीआई से सारी तरीके की फैसिलिटी उठा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आरबीआई किसी भी बैंक को आरबीआई से कर्जा चाहिए, तो शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से वो कर्जा ले सकती है। लेकिन अगर नॉन शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से कर्जा लेने की कोशिश करेगा, तो दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम द आरबीआई, वो आरबीआई से कर्जा नहीं ले सकती।
इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं कर सकता है, नहीं, आरबीआई शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों बैंकों के ऊपर रेगुलेट करेगा, लेकिन आरबीआई के द्वारा जो मदद दी जाएगी ना इन बैंकों को, वो डिफर होगी। मतलब एक तरीके से मैं एनालॉजी अगर आपको दूंगा, थोड़ी सी फनी होगी, लेकिन ये एक तरीके से कैसा होगा कि ट्रेडिशनली होता है, इट्स नॉट यूनिवर्सल, कि हमारे समाज में हम देखते हैं कि माँ बाप के सौतेले बेटे सगे बेटे होते हैं, उसी तरीके से शेड्यूल बैंक वाले जरा सगे हैं, नॉन शेड्यूल बैंक वाले सौतेले, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है वहां पे। दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम द आरबीआई, क्योंकि शेड्यूल हो नॉन शेड्यूल हो दोनों के लिए आरबीआई माँ बाप की तरह ही काम करेगा ना, जैसे माँ बाप हमको रेगुलेट करते हैं वैसे ही आरबीआई बैंकों को रेगुलेट कर रहा है। अगर आरबीआई बैंकों को रेगुलेट कर रहा है तो भेदभाव के साथ कर रहा है ना, शेड्यूल बैंकों के साथ अलग व्यवहार, नॉन शेड्यूल बैंकों के साथ अलग व्यवहार, तो ये भेदभाव सौतेला ही हो रहा है वहां पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर डेवलपमेंट बैंक से, आप लोगों ने नाबार्ड का नाम सुना होगा, वो डेवलपमेंट बैंक है। आप लोगों ने एक्सिम, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्सेट्रा, सिडबी, बहुत सारे नाम ले सकता हूं मैं, इन बैंकों का नाम सुना होगा। ये सारी बैंक्स क्या है, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना मीनिंग यहां से समझ लो कि डेवलपमेंट बैंक वो है जो पर्टिकुलर सबसेट ऑफ इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट करने का काम करेगी। जैसे अगर मैं नाबार्ड की बात करूंगा, नाबार्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करना। एनएचबी की बात करूंगा, एनएचबी का काम होता है हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करना। एक्सिम की बात करूंगा तो एक्सिम का काम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डेवलप करना, है ना। तो एक्सिम जो बैंक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए कर्ज देगी, उसके लिए काम करेगी। नाबार्ड जो बैंक है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में काम करेगी। एनएचबी जो है वो हाउसिंग सेक्टर में काम करेगी। इस तरीके से ये डेवलपमेंटल बैंक, इनके बारे में हम आगे से और अच्छे से आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो शेड्यूल्ड बैंक है ना, इस शेड्यूल्ड बैंक के अंदर हमने और डिवीजन देखा था, वो ये था कि कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर दो हिस्से, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का हिसाब किताब बाद में करेंगे, अभी कमर्शियल बैंक को देखते हैं कि ये क्या है। तो कमर्शियल बैंक क्या होती है, एक वर्ड में इसको याद रखना है, बाकी सारी चीजें रही नहीं रही छोड़ दो, लेकिन एक वर्ड कमर्शियल बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉफिट के लिए काम करती है। ऐसी कोई भी बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करेगी वो क्या है, कमर्शियल। इट जस्ट लाइक दुकान, आपके घर के पास कोई किराना दुकान होगी ना, हाँ उसी तरीके से बैंक है। किराना दुकान के अंदर साबुन, टिकली, तेल, ये सारी चीजें बेची जाएगी, जबकि कमर्शियल बैंक के अंदर ये सारी चीजें नहीं बेची जाएगी, वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे लेकिन दोनों का काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। जैसे दुकानदार 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेच के 2 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, उसी तरीके से बैंक 10% से इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट के ऊपर जो पैसा लेगी वो 12% इंटरेस्ट पे देगी, अपना प्रॉफिट कमाएगी। बस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बदलते हैं, धंधा तो एक ही है यहाँ पे। तो कमर्शियल बैंक मतलब ये ऐसी बैंक होगी जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। इसके अलावा ये काम और क्या क्या करती है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, मेक बिजनेस लोन्स, ऑफर बैंक सर्विसेज, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके के काम करेंगे, लेकिन सारे कामों का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो ऐसी कोई भी बैंक जो प्योरली प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है वो चीज क्या है, कमर्शियल बैंक। दे कैटर टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा लगाएगी, रूरल डेवलपमेंट में पैसा लगाएगी, इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाएगी एंड एक्सेट्रा। तो ये क्या है, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये सरकार द्वारा भी गवर्न की जाएगी और प्राइवेट द्वारा भी, या फिर बोथ, तीनों के द्वारा गवर्न की जाएगी। मतलब आप कमर्शियल बैंक को ये नहीं बोल सकते कि ये सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बैंक है। ये सरकारी भी हो सकती है, गवर्नमेंट, ये प्राइवेट भी हो सकती है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी आ सकती है, किसी भी तरीके से बन सकती है। फिलहाल इंडिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई बैंक नहीं दिखाई देती है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स हमको इंडिया में दिखाई देती है। तो कमर्शियल बैंक,
शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कमर्शियल बैंक होती है। हम कहते हैं कभी कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक। तो उसके अंदर मैंने शेड्यूल का मीनिंग बताया आपको। ऐसी कोई भी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में पाई जाएगी वो शेड्यूल्ड बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक का भी मीनिंग बताया यहाँ पे। ऐसी कोई भी बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करती है वो बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर की बैंक क्या होती है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, इसको पब्लिक सेक्टर क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स, मतलब 58.60 शेयर किसके हैं? सरकार के हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 60% है, 60% से थोड़ा सा कम है ये। ठीक है, तो 58.60% शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसके हैं? गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई थी। तो इसीलिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा? वो पब्लिक सेक्टर की बैंक। यहां से हमको क्या समझता है कि पब्लिक सेक्टर की बैंक वो बैंक है जिसमें मालिकाना हक, ओनरशिप किसकी है? सरकार की है, क्योंकि मेजोरिटी शेयर अगर सरकार की तो ओनरशिप सरकार की है ना। अगर 50% से ज्यादा के शेयर सरकार के हैं तो वो क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक। इसी पब्लिक सेक्टर बैंक को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, जैसे नेशनलाइज बैंक। ठीक है ना, नेशनलाइज बैंक क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1991 के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद 1991 के पहले भारत में तकरीबन इंक्लूडिंग एसबीआई 21 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेशनलाइजेशन मतलब ये बैंक सरकार ने नहीं बनाई है, ये बैंक पहले से मौजूद थी, सरकार ने बस इनकी ओनरशिप बदल दी है। सरकार यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक होल्डर, जब स्टेक होल्डर बन गई, नेशनलाइज बन गई। तो ये नेशनलाइज बैंक भी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा है। हम नेशनलाइज जो बैंक्स बनी थी, पहले फेज में 14 बनी थी, दूसरे फेज में 6 बनी थी। इन 20 बैंक को नेशनलाइज बैंक कहते हैं। ठीक है, आज 20 नहीं है, आज इनकी संख्या घट के 11 हो गई है। क्यों हुई, कैसे हुई, ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इनकी संख्या कितनी हुई है? 11, 20 नहीं। तो ये 11 प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुल मिला के 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिलके कितना है? 12। यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, एक्सेट्रा आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू द इंडिया। इसके अलावा ऐसी भी कोई बैंक हो सकती है जो नेशनलाइज बैंक नहीं है, लेकिन वो भी पब्लिक सेक्टर की बैंक बनेगी ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक, मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको। ये आई थिंक 2013 में भारत सरकार ने बैंक बनाई थी। ठीक है, 13 या फिर 14 होगा, मोस्ट प्रोबेबली 13 होगा। तो ये बाद में एसबीआई ने इसको मर्ज कर दिया था, ये अभी नहीं है फिलहाल, हाल फिलहाल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको मर्ज कर दिया एसबीआई में 2017 में। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 2013-14 के 13 ही आई थिंक तो ये भारतीय महिला बैंक ये पहले मौजूद नहीं थी ना, इसको भारत सरकार ने शुरुआत मतलब इनिशियली सेटअप कर दिया था। ठीक है, तो ये भारतीय महिला बैंक, ये अदर सेक्टर की पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगी। फ्यूचर में भारत सरकार भी नई बैंक बनाता है, कहलाएगी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। उसके अलावा जो है वो नेशनलाइज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने वो लिस्ट दी है 12 के 12 बैंकों की। अगेन सॉरी गाइस, ये इमेज थोड़ी सी ब्लर दिख रही मुझे, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा ही दिखती है। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं इसकी क्लियर इमेज आपको प्रोवाइड करूँ। फिर भी नाम बता देता हूँ मैं, 12 नाम, जैसे एक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से आज इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्राइवेट सेक्टर की बैंक। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि पब्लिक सेक्टर की बैंक देखी। पब्लिक सेक्टर की बैंक वो बैंक है जो मेजोरिटी स्टेक, जहां पे मेजोरिटी स्टेक होल्डर भारत सरकार की आएगी, वो क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक कौन सी है, जहां पे मेजोरिटी इक्विटी, इक्विटी यानी शेयर ही होता है, इज हेल्ड बाय प्राइवेट, 50% से ज्यादा, 50% और मोर जो भी शेयर है वो किसके हो गए, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कौन, आप, मैं, हम जैसे लोग, हाँ, कोई भी हो सकता है वो, हाँ। तो जिसके पास पैसा है वो पैसे, अपने पैसे से एक प्राइवेट बैंक चालू कर सकता है, उसको रेगुलेट आरबीआई ही करेगी वहां पे, लेकिन उस बैंक को क्या कहा जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो जहां पे मेजोरिटी शेयर होल्डिंग प्राइवेट एंटिटी की है, एक से ज्यादा भी एंटिटी चलेगी, मतलब ज्वाइंट स्टॉक भी चलेगा वहां पे, लेकिन उसको क्या कहा जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक। These banks are controlled and managed by the private promoters. मतलब यहाँ पे सरकार नहीं मैनेज करेगी इनको, इनको कौन मैनेज करेगा, ये खुद का मैनेजमेंट बोर्ड होगा इनका। हाँ, नियम कौन बताएगा इनको, सरकार बताएगी, सरकार मतलब आरबीआई बताएगी, रेगुलेशन किसका होगा, इनके ऊपर आरबीआई। जैसे आरबीआई बैंकों को कहता है कि आपको अगर अच्छी अवस्था में रहना है, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करनी है, तो किसी भी बैंक को सीआरआर, एसएल, सीआरआर, उसके बाद एसएलआर, सीएआर, ये चीजें मेंटेन करना जरूरी है। ये आरबीआई नियम लगाता है ना, ये सारी चीजें क्या है, हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, डोंट टेक अ लोड, हम सारी चीजें अच्छे से आगे पढ़ेंगे। सर, दे आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्रमोटर बट दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं, हम उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे एक है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक और दूसरा है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब क्या, कि जो 1990s के बाद बनी है, हमने सिखा था ना लास्ट लेक्चर में कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के बाद तुरंत ही भारत सरकार ने 10 प्राइवेट बैंकों को वहां पे ये दिया था, क्या बोलते हैं, लाइसेंस दे दिया था। ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की बैंक बढ़ती गई। तो इंडिया में ओल्ड और न्यू, इस दो तरीके की प्राइवेट सेक्टर की बैंक मिलेगी। 1990s के पहले जो थी वो ओल्ड, 1990s के बाद जो है वो न्यू प्राइवेट सेक्टर की बैंक, इतना ही डिफरेंस। आज कुल मिला के इंडिया में कितने, 22 प्राइवेट सेक्टर की बैंक, कुल मिला के कितने हैं, 22 प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। ये जो जितनी भी बैंक है, इन द टोटल बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक कंसिस्ट ऑफ 72.9% शेयर while the rest covered by the private entities। मतलब अगर आपको एक सवाल कोई पूछे कि इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर की बैंक है, बताओ ज्यादातर बैंकिंग का बिजनेस कौन करता है इंडिया में, सिंपल, यहां से क्या आप बता पाओगे आप कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर की बैंक ज्यादा बिजनेस करती है, ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा, 73% ऑलमोस्ट। तो उतना बिजनेस कौन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर की बैंक कर रहा है, रेस्ट इज कवर्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। मतलब अगर इसको मैं रफली भी करूंगा तो 73% मतलब 75% ही कंसिडर करेंगे ना। तो 4 में से 3 बैंक का आपकी सरकारी है और एक बैंक क्या है, प्राइवेट है। इसका सिंपल मीनिंग है, बिजनेस के तौर की मैं बात कर रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल है इंडसलैंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा, दीज आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक वो बैंक है जहां पे मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग प्राइवेट एंटिटी की है, और इनका गवर्नेंस कौन करता है, इनका गवर्नेंस प्राइवेट प्रमोटर ही कर, मतलब प्राइवेट लोग ही करते हैं, इनको रेगुलेट आरबीआई करेगा। इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो पब्लिक सेक्टर की बैंक साइज में ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, जबकि प्राइवेट सेक्टर की बैंक कम है। ठीक है, इस तरीके से। इसी सिलसिले में हम नेक्स्ट बैंक देखते हैं, फॉरेन बैंक। व्हाट इज दिस फॉरेन बैंक? ठीक है, सो इंडिया के अंदर पब्लिक और प्राइवेट ये दो तरीके के बैंक समझ में आती है कि ऐसी बैंक जहां पे मालिक सरकार है वो पब्लिक सेक्टर की बैंक, ऐसी बैंक जहां पे मालिक सरकार नहीं है, मतलब प्राइवेट कोई भी इंसान हो सकता है, तो वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ और भी तरीके की बैंक पाई जाती है, उनको हम कहेंगे फॉरेन बैंक। अब ये क्या बला है, फॉरेन सेक्टर की बैंक। तो फॉरेन बैंक ऐसी बैंक होती है जिनका हेडक्वार्टर
फॉरेन में है, फॉरेन मतलब आउट ऑफ इंडिया, लेकिन वो बैंक इंडिया में ब्रांचेस के थ्रू काम कर रहे हैं. They open branches into the India and function their banking services into the India through their branch, while they have their headquarter in abroad. मतलब फॉरेन किसी कंट्री में उनका हेडक्वार्टर है और इंडिया में वो ब्रांचेस के थ्रू काम कर रही है. इस तरीके के बैंक को आप क्या कहोगे? फॉरेन बैंक. इन फॉरेन बैंक्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? वो भी आरबीआई ही करता है. फॉरेन बैंक्स के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं इंडिया में, जैसे इंपॉर्टेंट कि फॉरेन बैंक जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड करने में काफी मददगार होती है. मान लो कोई बैंक है, अमेरिका के अंदर हेडक्वार्टर है उसका, और वो इंडिया के अंदर ब्रांचेस के थ्रू काम कर रही है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. अब उस बैंक के जरिए से इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापार भी बढ़ेगा ना, क्योंकि सेम बैंक है तो ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी वहां पे. तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में फॉरेन बैंक्स काफी ज्यादा मददगार होती है. और एल्स ये जो फॉरेन बैंक्स है ये ज्यादातर अपना बिजनेस कॉर्पोरेट्स के साथ करती है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करती. ज्यादातर इनका बिजनेस किसके साथ होता है? कॉर्पोरेट्स के साथ, क्योंकि ये काफी बड़ी बैंक होती है, इसलिए ये फॉरेन कंट्री में जाके ब्रांच ओपन कर रही है. अगर बड़ी बैंक है तो ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है तो कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदा होगा वहां से. इसलिए ये फॉरेन बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है. इन बैंक्स को दोनों कंट्रीज के नियम को फॉलो करना पड़ता है, जहां पे हेडक्वार्टर है वहां पे भी और इंडिया में भी. ठीक है. इंडिया के अंदर आरबीआई है इनको रेगुलेट करने के लिए, तो आरबीआई के सारे नियम इनको मानना जरूरी, इसलिए हमने लिखा कि फॉरेन बैंक्स को दोनों कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को वहां पे फॉलो करना पड़ता है. इस तरीके से किसी भी कंट्री में फॉरेन बैंक्स बनती. इंडिया में आज के समय में 45 फॉरेन बैंक्स. कितने? 45. पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी थी इंक्लूडिंग एसबीआई? 12. प्राइवेट सेक्टर बैंक कितनी थी? 22. और फॉरेन सेक्टर की बैंक कितनी है? 43. So there are 43 foreign sector bank into the India. These are foreign banks. अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा फॉरेन सेक्टर बैंक्स की, स्लाइड में नहीं है शायद से, तो एग्जांपल्स में दे सकता हूं. जैसे सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक है, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, देन एचएसबीसी बैंक है, एक डॉइश बैंक है. ठीक है. इस तरीके से अलग अलग बैंक है, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, डॉइश बैंक, कुल मिला के ऐसे मतलब अलग अलग 45 बैंक है इंडिया में. ये इंडिया में फॉरेन सेक्टर की बैंक्स की तरह ठहरती है. इन बैंक्स को भी हम और डिवीजन कर सकते हैं, जैसे लेस देन 20 ब्रांच एंड मोर देन 20 ब्रांच. तो इस हिसाब से इनके भी थोड़े थोड़े नियम बदलते, ज्यादा नहीं, एकदम मामूली डिफरेंस आता है. अगर ऐसी कोई फॉरेन सेक्टर के बैंक जिसमें 20 से कम ब्रांचेस है, जिसकी 20 से कम ब्रांचेस है इंडिया में, उस फॉरेन सेक्टर की बैंक को इस कैटेगरी में डाला जाए. ऐसी कोई भी फॉरेन सेक्टर की बैंक जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस इंडिया में, वो मेजर फॉरेन सेक्टर की बैंक डिक्लेयर की जाएगी. और फिर उनके नियम बदलते हैं, जैसे एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नियम बदलता है. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? जहां पे कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी डिक्लेयर की जाती है, जैसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हाउसिंग, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा. इन सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर किया जाएगा और बैंकों को इन प्रायोरिटी सेक्टर में कर्जा देना कंपलसरी है. ठीक है. अब प्रायोरिटी सेक्टर और क्या है उसको हम अगले आने वाले लेक्चर में डिटेल में समझते जाए. सी गाइस, यहाँ पे बात ऐसी है ना कि आपको फर्स्ट डे से ही अलग अलग बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज को सामना करना पड़ेगा. वहां पे you will face different kind of banking terminologies from the very first day. लेकिन आपको वो पहले दिन से समझेगी नहीं. वहां पे हम धीरे धीरे करके इन चीजों को समझते जाएंगे. हमको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे बरकरार करना पड़ेगा. जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ना, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड बढ़ते जाएगा, तब और पिक्चर क्लियर होती जाएगी हमारे साथ. ठीक है. तो शुरुआती समय में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जस्ट फोकस्ड ऑन द इशू. ठीक है ना, स्टे कनेक्टेड, सारी चीजें कवर हो जाएगी.
इसके अलावा जो और बैंक दिखती है हमको वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड देन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? इंडिया में जो सबसे पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक बनी थी वो 2016 में बनी थी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलती है। देयर आर टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या? ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है? स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी है जिसका काम है फंड करना, किनको? अनप्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसका प्राइमरी टारगेट क्या होता है? अनप्रिविलेज सेक्शंस को पैसा देना। सी गाइस, बहुत बार क्या होता है ना कि ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये काफी बड़ी बड़ी बैंक। इन बड़ी बड़ी बैंक्स के अंदर जो है ना, बड़े लोग जो बड़े कर्जे होते हैं ना, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बिग लोन्स। ठीक है, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ के कर्जे यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी पे देखे जाते हैं। लेकिन जो लो वैल्यू लोन है, मान लो आपको एजुकेशन लोन लेना 5-7 लाख का, 8-10 लाख का, ठीक है ना, ये लो वैल्यू लोन है। तो इन लो वैल्यू लोन्स को पैसा कौन देगा? ऐसा नहीं कि बड़ी बैंक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन दे आर नॉट एट देयर प्रायोरिटी। उनकी प्रायोरिटी में कॉर्पोरेट लोन, बिग लोन्स, ये काफी ज्यादा पहले आते हैं। तो ये जो छोटे मोटे लोन्स है ना, रिटेल लोन्स, इनको कौन कैटर करेगा? तो इनको कैटर करने के लिए, मतलब इनकी देखभाल करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया। नाम में क्या है? स्मॉल फाइनेंस। ठीक है, तो ये जो अनप्रिविलेज सेक्शन, मैंने जो यहाँ पे वर्ड लिखा है अनप्रिविलेज सेक्शन, मतलब क्या है कि वो ये वही लोग हैं जिनको बैंकों के अंदर, बड़ी बड़ी बैंकों के अंदर प्रायोरिटी नहीं मिली। तो उसी तरीके के लोग, इन लोगों को कर्जा प्रोवाइड करने के लिए जो बैंक बनी है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती है ना, वो एक तरीके से फुल फ्लेज बैंक ही है। इसको बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का कैपिटल चाहिए होता है। अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक नॉर्मल बैंक बनानी है, कमर्शियल बैंक बनानी है, तो आई नीड टू हैव 500 करोड़ रुपीस कैपिटल। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या है? 100 करोड़ रुपए का कैपिटल मुझे चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है अनप्रिविलेज सेक्शन को पैसा देना। उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने कल भी आपको समझाया था, आज फिर से बताता हूं। ये वो पॉलिसी होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वो सरकार की नीति होती है जिसकी मदद से यूनिवर्सल, मतलब सबको फाइनेंशियल सर्विसेज देने का वचन होता है। जहां पे यूनिवर्सल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। एट अफोर्डेबल कॉस्ट मतलब सस्ते में यूनिवर्सल फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है वो क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया, उद्देश्य क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए से उन सारे लोगों को कर्जा दिया जाएगा जिनको बड़ी बड़ी बैंकों में प्रायोरिटी नहीं मिलती है, वो अनप्रिविलेज सेक्शंस को वहां पे कर्जा दिया जाएगा। तो इसके सामने कौन से लोग आएंगे? जैसे होंगे स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। small business unit, small marginal farmer, micro and small industries and other unorganized sector entities. Unorganized sector मतलब क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज्यादातर सेक्टर होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। बाय डेफिनेशन ऐसी कोई भी संस्था जहां पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं उस संस्था को आप अनऑर्गेनाइज संस्था कह सकते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऐसे संस्थाओं को पैसा देने का काम कौन करेगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक। देयर आर 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की होती है। इंडिया में जो सबसे पहली थी वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सी गाइस, ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अभी बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। जब नेक्स्ट कल लेक्चर लगेगा ना, नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, तब उस लेक्चर के अंदर हम इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बैंक है पेमेंट बैंक। ठीक है, व्हाट इज दिस पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक का भी काम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे हमने देखा ना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसी तरीके से पेमेंट बैंक होती है। इसका भी काम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस बैंक
ये जो है ना फुल फ्लेज बैंक नहीं होती पेमेंट बैंक, ये मतलब आधी कच्ची पक्की, कच्चा नींबू होता है ना, उसी तरीके से ये मतलब ये लोगों से डिपॉजिट ले सकती है, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट दे कैन नॉट प्रोवाइड क्रेडिट, वो क्रेडिट नहीं दे सकती, वो कर्जे नहीं दे सकती, लेकिन डिपॉजिट्स ले सकती है। इसके अलावा और भी काम कर सकती है डिपॉजिट लेने के अलावा, जैसे रेमिटेंसेस सर्विसेज। रेमिटेंसेस होता है कि जब फॉरेन कंट्री से इंडिया में पैसा भेजा जाएगा तो वो होता है रेमिटेंसेस। कि मान लो आपका कोई भाई बहन कोई भी रिश्तेदार इंडिया के बाहर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, मान लो वो अमेरिका के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो उनकी कमाई से इंडिया में आपको खर्च के लिए कुछ ना कुछ पैसा भेजेंगे, आपके घर खर्च के लिए। तो वो जो भी पैसा इंडिया में भेज रहे हैं वो क्या है, रेमिटेंस। तो पेमेंट बैंक रेमिटेंसेस सर्विसेज देने में भी काम करेगी, ठीक है ना। पेमेंट बैंक और क्या काम करेगी, मनी ट्रांसफर का काम करेगी, एक्सेट्रा। इस तरीके से वो काम करती है। लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट देने का काम मतलब कर्जा देने का काम नहीं करेगी। किसी भी पेमेंट बैंक को बनाने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 100 करोड़, जस्ट लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 करोड़ की। ये जो पेमेंट बैंक है ये सब्सिडरीज नहीं बना सकती, दे कैन नॉट सेट अप देयर सब्सिडरी। इंडिया के अंदर जो सबसे पहली पेमेंट बैंक थी वो थी आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसको 2016 में बनाया गया। इंडिया में आज कुल मिला के 6 पेमेंट बैंक है। कितनी है, 6 पेमेंट बैंक। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप पेमेंट बैंक इज टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, रेमिटेंसेस सर्विसेज देना है, माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स के लिए, ठीक है, लो इनकम हाउस होल्ड के लिए बैंकिंग सर्विसेज देनी है, एक्सेट्रा। देखा ये मतलब ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो भी पेमेंट बैंक है ना, ये पर्टिकुलरली अर्बन इलाके के अंदर जो भी अनप्रिविलेज सेक्शन है उसको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज्यादातर काम करता है। इसका प्राइमरी और टारगेट, इसके सामने प्राइमरी टारगेट कौन है, अर्बन इलाके के अंदर जो भी अनप्रिविलेज सेक्शन है, छोटे मोटे लोग हैं वो, जैसे कि कोई सड़क के ऊपर ठेले वाला होता है वगैरह वगैरह, ऐसे अनप्रिविलेज सेक्शन इनटू द सोसाइटी। तो ये थी आपकी पेमेंट बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इससे रिलेटेड हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। ओके गाइस, so there are questions related to the today's topic. मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप सोच के आंसर करने की कोशिश करो। ओके, which among the following banks can be included in the scheduled commercial बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया? सिंपल है, किस बैंक को आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक कह सकते हैं? तीन में से, रीजनल प्राइवेट, रीजनल बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब ये रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज क्या होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बैंक क्या होती है ये मैंने इस चैप्टर में आपको समझाया है। फॉरेन सेक्टर की बैंक क्या होती है वो भी इसी सेशन में हमने अच्छे से समझा। ओके, शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द, शेड्यूल्ड बैंक कौन सी बैंक होती है, ठीक है, तो उसका आंसर है ए, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग, नॉट सॉरी ए, माय मिस्टेक, इट्स सी, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ए नहीं है, सी इसका आंसर, माय मिस्टेक, मैंने हाँ, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो उस बैंक को आप क्या कहोगे, शेड्यूल्ड बैंक। ओके, okay, that's it for this session guys, thank you.